नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमबीबीएस इन जापान के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एमबीबीएस की हमारी रेगुलर्स वीडियोस हम चैनल के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर आप वहाँ पर कैसे एडमिशन्स ले सकते हैं, क्योंकि हमारे 99% जो कंसल्टेंट हैं, एजेंट्स हैं इस इंडस्ट्रीज़ में, वो कहाँ भेजते हैं? चल यूक्रेन, चल रशिया, चल कजाकिस्तान, चल किर्गिस्तान, चल बेलारूस, उन कंट्रीज़ में भेजते हैं। लेकिन जो मैं 10 टॉप कंट्रीज़ लेकर आया हूँ जहाँ पर आप एमबीबीएस कैसे कर सकते हैं, तो उनकी मैंने वीडियो पहले कुछ दिन पहले डाली थी। अभी मैं हर एक कंट्रीज़ को टच करूँगा। अभी कल ही मैंने अपलोड की थी वीडियो एमबीबीएस इन यूके के बारे में। तो और उसके बाद मैंने अपलोड की थी एमबीबीएस इन शेंगन कंट्री, चेक रिपब्लिक के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एमबीबीएस इन जापान के बारे में। तो जापान में एमबीबीएस कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या प्रोसीजर्स हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट है जापान में स्टडी करने के बाद, हर एक चीज़ को हम कवर करेंगे। उससे पहले थोड़ा बहुत योगा कर लें। टेंशन तो रहती है बच्चों को, पेरेंट्स को भी, इतने पैसे खर्चने, डॉक्टर बनना है, स्टडी है इतनी। और मैक्सिमम जब बच्चे इन रशियन कंट्रीज़ में जाते हैं वहाँ पर 70 से 80% बच्चे ना थोड़े से बिगड़ भी जाते हैं। कारण क्या कि वेस्टर्न कल्चर है, ओपन होता है सारा कुछ, लड़कियां लड़के घूमते हैं, नाइट क्लब्स हैं, सिगरेटें तो ऐसे पीते हैं जैसे पूछे मत। सिगरेट तो किसी के हाथ से मतलब बुझती नहीं है। और शाम को दारू, सुबह ही दारू स्टार्ट कर देते हैं, बियरें पड़ी होती हैं सुबह। हमारे जैसा सैर करने 4 बजे जाता है, 5 बजे उठ के योगा करने इन कंट्रीज़ में जब हम जाते हैं तो वो उन्होंने बियर रखी होती है। बड़ा सरप्राइज़ होता है। तो कुछ बच्चे जाके पैसे भी पेरेंट्स के ख़राब करते हैं। तो उन बच्चों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बेटा ये समझ लीजिए, आपको पढ़ाने के लिए आपके फादर इतनी हार्ड अर्निंग, किसी ने लोन लिया हुआ है, क्योंकि सबके पास पैसे तो नहीं होते, इतनी मुश्किल से पैसे कमा के आपको वहाँ पर डॉक्टर बनाने के लिए भेज रहे हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं, तब मैं इस वीडियोज़ के थ्रू बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा फ़र्ज बनता है कि पेरेंट्स को और बच्चों को पहली चीज़ वार्निंग देने का, क्योंकि वहाँ पर ऐसी ऐसी सिचुएशन। फिर क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर पेरेंट्स तो सिर के ऊपर होते नहीं हैं, बच्चे पुराने भी होते हैं, नए भी होते हैं, माहौल ओपन है, उस लड़की के साथ चले गए, उस नाइट क्लब में चले गए, दे पैसे पे पैसा, दे दारू पे दारू, ऐसे बच्चे करते हैं। ऐसे 60 से 70% बच्चे ऐसी चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो उनसे मेरी स्पेशल ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर, चलो पढ़ने के लिए तो जाना ही है सबने, पढ़ने के लिए तो सब कहते हैं आ जाओ मेरे पास, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन ये चीज़ें मैं बताता हूँ ये कोई नहीं बताएगा। कारण क्या है कि कारण ये है कि मैं पैसा कमाने में ये नहीं रखता कि पैसा ही कमाएं। मेरा दिल ये भी करता है कि वो सोशल काम भी करें, जिससे लोगों को कुछ सुकून भी मिले, शांति भी मिले, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वहाँ जाने के बाद एटलीस्ट अपने पेरेंट्स की जो हार्ड अर्निंग है उसको माइंड में रखना है कि आपके पेरेंट्स ने देखो आपको फ़ॉरेन में पढ़ने के लिए भेजा है, और आपका जो कैरियर है उनके ऊपर डिपेंड है। मतलब वो आपका जो सक्सेस होना उनके ऊपर डिपेंड है। अगर आप सक्सेस नहीं होंगे तो आपको इतना दुख नहीं होगा जो जितना पेरेंट्स को दुख होगा। पेरेंट्स को मालूम है बच्चे का दर्द क्या होता है, लेकिन बच्चा नहीं समझ पाता है। बच्चा कब समझ पाता है? जब वो पेरेंट बनता है। तो मैं हर एक वीडियोस में यही कहता हूँ कि कोई भी बच्चा जब जाता है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वहाँ जाने के बाद आप अपने आप को कंट्रोल में रखें। ये नहीं है कि वो बच्चा ऐसा करता हूँ मैं भी ऐसा करूँ। तो उसके लिए क्या है, फिर उसके लिए फिर एक ही चीज़ है, वो क्या है, कर लो फिर प्राणायाम, या कर लो फिर आसना, कर लो फिर योगा। योगा करेंगे एक, तो मैं ये बता दूं आपको, क्या आप सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बनेंगे अपनी क्लास में। दूसरा क्या है, जो ये गलत तरीके से जो बच्चे गलत काम करते हैं उसमें आपका जो माइंड है डाइवर्ट नहीं होगा। कौन सा, कर कपालभाति ये करना है, या फिर कौन सा, या अलोम विलोम कर लो जी। इससे क्या होता है, जब आप ये चीज़ें करेंगे तो आपका जो माइंड फ्रेश होगा, नई नई चीज़ें करने को दिल करेगा, तो आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। आप कहेंगे कि ये कहाँ चला गया ये बंदा, जापान के बारे में बताता है। यार दिल करता है। दिल क्यों करता है? दिल करता है आप भी मेरे बच्चे हैं ना। कोई भी मेरा बच्चा कोई बिगड़ता है तो मुझे वो सामने वाला बच्चा अपना बच्चा दिखता है, यार ये भी हमारे बच्चों जैसा ही है, ये क्यों बिगड़ रहा है। तो जब बिगड़ते पेरेंट्स आके रोते हैं, बताते हैं सिचुएशन, जब हम वहाँ पर जाके देखते हैं कि मैं कहा यार तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते, तुम लोग ये इतने गंदे काम कर रहे हो, तो फिर बच्चों को बड़ी काउंसलिंग करना, और बच्चों को काउंसलिंग करते ही रहना है। और पेरेंट्स से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है,
अपने बच्चे को सवेरे शाम डेली फ़ोन करना है आपने, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। हो सके तो वहाँ के टीचर्स जो उसके दोस्त हैं उनके भी फ़ोन रखिए साथ में, ताकि आपका अगर बच्चा किसी ट्रैक से डिरेल होता है तो आपको पता चल जाए, तो आप उसकी काउंसलिंग करते रहें। ये नहीं है कि उसको अवॉइड ही कर देना, अब पढ़ने गए हैं तो हर महीने पैसे ही भेजने, बात नहीं करनी उससे, उसको अवॉइड कहे भी ना मैं बहुत बिजी हूँ सर, बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ती ना, लेकिन बच्चे से सवेरे शाम बात करनी है, काउंसलिंग देनी है फादर मदर ने, तो तभी है। फादर तो बिजी बड़े रहते हैं, सर मैं भी कहता हूँ मैं भी बड़ा बिजी हूँ यार, देख लो बच्चे मदर को कहते हैं ना, फादर की भी इंपॉर्टेंस है कि फादर ने भी उनको काउंसलिंग। हम अपने टॉपिक पे आते हैं, कितने स्टडी इन जापान के बारे में, एमबीबीएस जापान में कैसे कर सकते हैं। जापान में एमबीबीएस करने का बहुत ही अच्छे बेनिफिट है, जापान लाइक यूएसए, तो इसको मैं सिस्टर ब्रदर कहता हूँ यूएसए और जापान को। जापान में आप यूएसए से भी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, और मैं जापान की बहुत सारी मेरी वीडियोज़ हैं हायर स्टडीज़ के लिए, जो जनरल स्टडी है यहाँ पर बीबीए करनी है, बीटेक करनी है, व्हाट्सएवर करनी है, बहुत सारी हमारी वीडियोज़ हैं वहाँ पर जापान से रिलेटेड। अगर आपने जापान में एमबीबीएस करने के लिए जाना है, कैसे एडमिशन ले सकते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने टॉप 10 कंट्रीज़ में एमबीबीएस करनी है तो 1 साल पहले प्रिपरेशन करनी है, 1 साल पहले अपने कंसल्टेंट को मिलना है, या 1 साल पहले अपने स्टडी स्टार्ट कर देनी है ऑनलाइन, कि मैं प्रोसीजर देखूं, डेडलाइन क्या है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। कुछ कंट्री में आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट रहती है, कुछ कंट्री में उनके एंट्रेंस एग्जाम्स रहते हैं, तो उसको 1 साल पहले प्रिपरेशन। ये नहीं है कि अभी कल नीट का एग्जाम दिया मैंने, आज वीडियो डाली तो फ़ोन कर रहे हैं मैंने सर नीट का एग्जाम मैंने जाना जापान, तो तब नहीं मैं भाई भेज पाऊंगा। जो मैं वीडियो चाहे यूके की डाल रहा हूँ चाहे ये कर रहा हूँ, मेरे पास बच्चे ने 1 साल पहले मिलना है, तो फिर मेरा ये चैलेंज रहेगा, मैं आपको 100% रिजल्ट प्रोवाइड करूँगा कि कैसे कैसे आप जा सकते हैं। अभी 2 महीने रह गए हैं, अभी आप मुझे कहेंगे सर आज ही जाना है, तो फिर नहीं मैं भेज पाऊंगा, फिर तो मैं फॉर्मेलिटी करूंगा। फॉर्मेलिटी हाँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं कोई पैसा लेता हूँ 10 से 15 हज़ार, बच्चे को पहले बताता हूँ भाई ये प्रॉब्लम आएगी आपके केस में, डेट्स बहुत कम है, एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत कम है। ये नहीं मैं जापान के नाम पर आपको रजिस्टर्ड करूंगा, भेजूंगा जूकुरे, ना 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 ना, ऐसा मेरा काम नहीं है। लोग एजेंट यही काम करते हैं, लेकिन मैं फैक्ट बता के आपके बच्चे को भेजूंगा। जापान में अगर जाना है तो सबसे पहले ख्याल रखिए 1 साल पहले प्रिपरेशन करनी है, साथ में N5 उनका एक लैंग्वेज है, N5 N4 N3 N2 N1, तो उनकी एक बेसिक है, जैसे B1 B2, जैसे A1 A2 जर्मन फ्रेंच लैंग्वेज होती है, ऐसे ही जापानी लैंग्वेज है N5, वो आपके बच्चे को करना जरूरी है। समझ गए आप, बहुत बेसिक है, 15-20 दिन महीने के अंदर बच्चा N5 कर ला। उसके बाद उनका एक इंटेंस एग्जाम है, वो साल में 2 बार होते हैं, जिसको हम EJU एग्जाम कहते हैं, एग्जामिनेशन फॉर जापानी यूनिवर्सिटीज़। उनका ये एक कॉमन इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम्स होता है, इसके जो सेंटर है दिल्ली के अंदर भी बनते हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम है साल में 2 बार होता है, जून और नवंबर में, तो इसको आपने फिलअप करना है। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आपसे मैथमेटिक्स है, साइंस है, और जापानी लैंग्वेज से रिलेटेड है, और वर्ड की हिस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें आती हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप ये एग्ज़ाम है। ये अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं तो आपका ये एग्ज़ाम है 2 ईयर्स के लिए वैलिड है। वहाँ की किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना, चाहे मेडिकल में लेना है, चाहे आपने इंजीनियरिंग में लेना है, चाहे आपने बिजनेस में लेना है, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर हमारे पास कितनी है, उसकी मैंने सारी की सारी लिस्ट लगा दी हुई है। कहाँ से ले ली है, वो वही है हमारी एक ही चीज़, वर्ल्ड डायरेक्टिव ऑफ मेडिकल स्कूल्स, उसमें आप देख सकते हैं। जहाँ आप वो क्या है, जो एजुकेशन कमीशन फॉर फॉरेन ग्रेजुएट है यूएसए का, एक ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर, जो कि जिन बच्चों ने अपना कैरियर यूएसए में जाकर बनाना है उनके लिए ये एक रेस्पेक्टिव बॉडी है, जो कि आपके जो एजुकेशन क्रेडेंशियल को असेसमेंट करती है, जिसको हम ECA कहते हैं, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट। ये डॉक्यूमेंट को असेसमेंट करती है। अगर आपने यूएसए में का एग्जाम देना है तो आपको इस ये जो ECFMG है इसके थ्रू ही जाना पड़ता है। तो उसका लिंक भी मैंने लगा दिया है, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, जापान के बारे में पढ़ भी सकते हैं। तो बाकी क्या है, उसके बाद होने के बाद क्या है, तो ये अगर आप एग्ज़ाम दे लेते हैं, उसके बाद फिर आपका IELTS की, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपकी IELTS भी मांगती हैं अगर आपकी जो लास्ट स्टडी इंग्लिश मीडियम में नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटी कहती है कि अगर आप नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं तो आपको IELTS देना ही पड़ेगा। कुछ कंट्रीज़ एक्सेप्ट कर लेती है कि अगर आपने लास्ट स्टडीज़ अपनी इंग्लिश से की हो तो हम MOE से भी एक्सेप्ट कर लेंगे, वो डिपेंड है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो आप इंडिया के स्टूडेंट हैं तो आपकी जो इंडियन कंट्री वो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो अभी ये है कि देना भी पड़ सकता है IELTS, जहाँ MOE से भी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से भी बात बन पाती है। तो वो है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर। जैसे मेरे पास आएंगे मैं आपको बता दूंगा कौन सी। तो IELTS के 6 बैंड चाहिए, हो गया। ये आपने दो चीज़ें कर दी। उसके बाद है हमारा काम,
आपने जो AJU एग्ज़ाम भी देना है, उसके लिए क्या क्या सिलेबस आता है, कैसे होता है, कितनी फीस लगती है, उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं, उसमें भी मैं आपकी हेल्प करूँगा। उसके बाद क्या है, तो फिर हमें यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन चेक करनी पड़ती है। उनके डेडलाइन के बाद उनके जो कोऑर्डिनेटर है, जो एडमिशन इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है, उनसे हमें संपर्क करना पड़ता है, आइदर टेलीफोनिकली और मेल के थ्रू। तो आपके ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके जो देखो, वो जो आपने जो नीट का एग्ज़ाम है, नीट एग्ज़ाम इज़ नॉट मैंडेटरी इन जापान। मैंने फिर बता दिया है, ये छोटी छोटी कंट्री ने फखंड बनाए हुए नीट चाहिए, नीट चाहिए। हाँ, इंडिया में आकर अगर प्रैक्टिस करनी है तो देन नीट इज़ रिक्वायर्ड, तो नीट देना ही पड़ेगा, नीट मतलब दे के ही चाहिए फिर। तो अगर इंडिया में, लेकिन जापान में अगर आप MBBS कर ली तो आप इंडिया आएंगे नहीं, क्योंकि सैलरीज ही बहुत है जापान में। US से जो सिटीजन उससे ज़्यादा सैलरीज जापान में। जापान एक ऐसी कंट्री जो मैक्सिमम सोशल सिक्योरिटीज़ अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करता है। तो एनी हो, तो उसके बाद हम यूनिवर्सिटीज़ को सारे बंडल ऑफ डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं। आपके एकेडमिक है, अपने AJU एग्ज़ाम है, आपका IELTS है, आपके कुछ रिकमेंडेशन लेटर आपके स्कूल से लेने हैं, आपके जो आपका जो टीचर हो सकता है, जो आपका इंचार्ज हो सकता है, जहाँ आपकी जो फिजिक्स की टीचर हो सकती है, वो उसमें क्या लिखवाना है उसकी हम वर्डिंग आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपका स्टेट ऑफ मोटिवेशन लेटर, वो भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये डॉक्यूमेंट भेजने के बाद सम यूनिवर्सिटीज़ फिर वो अपना भी कुछ इंटरनल एग्ज़ाम लेती हैं। वो इंटरनल एग्ज़ाम क्या है, ऑनलाइन आपकी स्काइप इंटरव्यू हो सकती है, जहाँ ऑनलाइन आपको वो एक कोई पेपर दे सकती है, टिक मार्क का ही होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। वो बहुत सिंपल होता है, वो इतना हार्ड नहीं होता। वो कौन सी यूनिवर्सिटी डिपेंड है। तो सम यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ AJU एग्ज़ाम है उसके ऊपर एडमिशन देती है, सम यूनिवर्सिटी कहती है कि हम बच्चे की इंटरव्यू भी लेंगे। तो जब ये डॉक्यूमेंट चल जाते फिर बच्चों की मेरिट बनती है, क्योंकि यहाँ पर भी MBBS करना इट इज़ रियली कि आपने USA से MBBS कर ली हुई है, इतनी इसकी वैल्यू है जापान की MBBS से। जापान में अगर कोई भी आपने स्टडी की हुई है, इतनी जापान की स्टडी की वैल्यू है। क्योंकि मैं जापान में बहुत सारे बच्चों को रेगुलर वहाँ पर भेजना, इवन जापान गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप के स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट को। एक जापान गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप डिफरेंट है, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप डिफरेंट है। उसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर, क्योंकि उसके लिए एक जासो ऑर्गेनाइजेशन है, आप नेट पे पढ़ सकते हैं। जासो, व्हाट इज़ द जासो, जासो लिखेंगे तो आपको बहुत सारे टाइप के स्कॉलरशिप भी वहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि हम इन सारी एजेंसीज के साथ क्लोजली वर्क करते हैं। यहाँ पर हम बच्चों का एडमिशन और स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं। तो जब हो जाता है उसके बाद फिर सिलेक्शन होती है। सिलेक्शन में सारी चीज़ें देखना, आपके एकेडमिक परसेंटेज के ऊपर अगर आपके 60 या 60 से प्लस हैं, यू आर एलिजिबल, यू कैन अप्लाई फॉर जापानीज यूनिवर्सिटी। हाँ, जितने आपके परसेंटेज ज़्यादा होंगे उतने मैक्सिमम चांसेस है आपके वहाँ पर एडमिशन आने के। और साथ में आपने कैसा स्कोर लिया है AJU एग्ज़ाम में जो हुआ था, जहाँ उनका कोई इंटरनल इंटरव्यू, जहाँ उनका कोई इंटरनल एग्जाम हो, उसमें क्या परसेंटेज लिया है, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर वो मेरिट बनाते हैं, फिर बच्चे की सिलेक्शन करते हैं। अभी आते हैं फ़ीस के ऊपर। जापान में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो फीस है 4 लाख से लेकर 6 लाख की पर ईयर है। अगर आप वहाँ से स्कॉलरशिप ले लेते हैं, अभी सुन लीजिए, स्कॉलरशिप ले लेते हैं तो आपकी सारी की सारी फीस वेव ऑफ भी हो सकती है। साथ में जापान गवर्नमेंट आपको लिविंग एक्सपेंसेस भी प्रोवाइड कर सकती है, तो इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि मैंने ये सिंपल सी चीज़ें बता दी हैं, आप कहेंगे मैं जाके यार सीधे जापान का MBBS के लिए स्कॉलरशिप ले लूँ, जाके क्राउन वालों से मिलूँ। मैंने फिर बता दिया, जितनी भी मैंने ये बीच में हर्डल बताई हैं, इनको क्लियर कर सकते हैं तो हम जापान में आपको 100% हेल्प कर सकते हैं। तो जापान में अगर आपने MBBS करनी है या किसी भी कंट्री में आप MBBS करनी है तो आप क्राउन इमिग्रेशन से ज़रूर करें, ज़रूर एक बार संपर्क करें। और योगा को तो साथ में अडॉप्ट कर लें MBBS वाले स्टूडेंट, क्योंकि मैंने फिर बता दिया क्योंकि MBBS में बहुत पढ़ना पड़ता है। तो अगर आपने थोड़ा सा अपने फिजिकली, क्योंकि डॉक्टर बनना है और डॉक्टर को तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस पता होगी कि बट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, तो करेंगे तो आप बहुत ही बढ़िया डॉक्टर बनेंगे। और आप सोशल काम भी करेंगे, जैसे हम थोड़ा बहुत ये सोशल काम कर देते हैं, लोगों को मतलब अवेयर करते हैं कि इसका क्या बेनिफिट है, बट हमने करना तो नहीं है। हमने तो सिर्फ डॉक्टर के पास जाना है, गोली के जो वो दे देते हैं ना टैबलेट, उसी को खा के गुजारा करना है। BP वाला कहेगा मैंने BP वाली गोली खानी है, और शुगर वाला कहेगा, जिसको शुगर है वो कहेगा मैं शुगर की गोली। बट उसको कौन है कि डॉक्टर साहब, अगर डॉक्टर हमारे लिख दें कि भाई 3 महीने आपने सिर्फ प्राणायाम करने हैं डिफरेंट, वो नहीं करेंगे, बस गोली खाएंगे, तो सिंपल खा लिए, मतलब फिजिकली एक्टिविटीज़। चलो ऐ नहीं हो, अगर आपने MBBS के लिए किसी भी कंट्री में जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन जरूर संपर्क करें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।